हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सामाजिकरण क्या है। सामाजिकरण की प्रक्रिया किसे कहते हैं। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाती है। इस प्रक्रिया के अभाव में व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता। इसी से सामाजिक व्यक्तित्व का विकास होता है। सामाजिक सांस्कृतिक विरासत के तत्वों का परिचय भी इसी से प्राप्त होता है। संस्कृति का हस्तांतरण भी सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। यानी कि कोई भी बालक है वो अपने समाज की संस्कृति, सभ्यता, समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा सीखता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इन मूल्यों का और इन संस्कृति का, इस सभ्यता का हस्तांतरण भी सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही संभव है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के बिना व्यक्ति सामाजिक गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में उन मानकों और विश्वासों को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। समाज के कुछ अपने मानक होते हैं और उनके विश्वास होते हैं। इसी सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा एक बालक उन मानकों और विश्वासों को प्राप्त करने में सफल होता है। इस तरह सांस्कृतिक मूल्यों, प्राथमिकताओं, प्रतिमाओं बच्चों के व्यवहार में संक्रमित करने की प्रक्रिया है। संक्रमित से मतलब है बच्चों तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। सामाजिकरण में बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करना, अनैच्छिक एवं गलत व्यवहारिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना। यानी कि बच्चे को व्यवहार को निर्देशित किया जाता है और जो गलत व्यवहार है या अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो समाज के लिए ऐच्छिक नहीं है, उन प्रवृत्तियों को अनुशासित करता है। आगे देख लेते हैं। सामाजिकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता हैं, यानी कि बालक जिसके द्वारा सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्राप्त करता है, सामाजिक मूल्यों को, विश्वासों को सीखता है, उन्हें कहते हैं अभिकर्ता। जैसे माता पिता के द्वारा, समवयस्क समूह के द्वारा, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं, संचार माध्यम में जैसे दूरदर्शन दिया गया उदाहरण में कोई भी हो सकता है। टेलीविज़न को मान लीजिए, रेडियो को मान लीजिए और कंप्यूटर को मान लीजिए। आजकल तो नेटवर्किंग है, इसे मान सकते हैं। ऐसे कोई भी माध्यम हो, जो भी संचार का माध्यम हो, वो महत्वपूर्ण अभिकर्ता है सामाजिक प्रक्रिया के। यह प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को पालने की प्रक्रिया में प्रभाव डालते हैं। यह प्रत्यक्ष हैं, साथ ही साथ अप्रत्यक्ष रूप से सांस्कृतिक उचित तरीके से विचार और व्यवहार को बल देते हैं। प्राथमिक बाल्यावस्था विकास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण समय होता है। जो प्राथमिक बाल्यावस्था है उसे एक महत्वपूर्ण समय माना गया है, क्योंकि इस समय बच्चे अपने परिवार और समाज से संस्कृति के रीत रिवाज के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। वे भाषा ग्रहण करते हैं। इस अवस्था में प्राथमिक सामाजिकरण के अभिकर्ता परिवार के सदस्य होते हैं। यानी कि बालक जब छोटा होता है, बाल्यावस्था के टाइम पे, उसके परिवार और परिवार के जो सदस्य होते हैं, माता पिता, भाई बहन, यही होते हैं उसके सामाजिकरण प्रक्रिया के अभिकर्ता। मध्य बाल्यावस्था में परिवार महत्वपूर्ण होते हुए भी समवयस्क एवं विद्यालय का प्रभाव प्रमुख हो जाता है, क्योंकि बच्चा बाल्यावस्था में विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। विद्यालय में उसके समवयस्क समूह होते हैं, यानी कि उसकी ही उम्र के बच्चे जो समूह में होते हैं उसके साथ वो उसे मिल जाते हैं। इसलिए परिवार महत्वपूर्ण होते हुए भी समवयस्क समूह और विद्यालय का प्रमुख प्रभाव होता है। यही समय है जब सामाजिक रूढ़ियों, यानी कि बाल्यावस्था, सामाजिक रूढ़ियों और पूर्वाग्रह विकसित होने की अधिक संभावना होती है। इस समाज की जो रूढ़ियाँ हैं, रीत रिवाजें हैं और पूर्वाग्रह हैं, वो बालक में इसी अवस्था में विकसित होते हैं। इसीलिए इस अवस्था को महत्वपूर्ण माना गया है। इन सभी के अतिरिक्त कुछ दूसरे कारक हैं जो सामाजिकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव डालते हैं। माता पिता की सामाजिक आर्थिक स्थिति, कुल परंपरा,
बच्चे में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से असर डालते हैं। क्या क्या है? माता पिता की सामाजिक व आर्थिक स्थिति। माता पिता का समाज में व्यवहार कैसा है, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, साथ साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, और कुल और परंपरा। जिस समाज में बच्चा रहता है वहाँ की परंपराएं क्या हैं और उसका कुल कैसा है। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से ही बच्चे के विकास पर प्रभाव डालते हैं। सामाजिककरण व्यक्ति को सामाजिक परंपराओं, प्रथाओं, मूल्यों, आदर्शों का पालन करना और विपरीत सामाजिक परिस्थितियों में अनुकूलन करना सिखाता है। सामाजिककरण द्वारा संस्कृति, सभ्यता, अनगिनत विशेषताएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं और जीवित रहती हैं। यानी कि ये सामाजिककरण की प्रक्रिया के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं, तो इनका कभी भी अंत नहीं होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में से चलती रहती हैं और जीवित बनी रहती हैं। वाइगोत्स्की ने बताया कि समाज से अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही उसमें विभिन्न प्रकार का विकास होता है। यानी कि बच्चा जब समाज के साथ अंतःक्रिया करता है तो विभिन्न प्रकार का उसमें विकास होता है। समाज से वो बहुत सारे गुण और विशेषताओं को सीखता है। समाज में उसे जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं उसका विकास भी उसी प्रकार का होगा। यदि उसे सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी तो उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जैसी सुविधाएं होंगी बच्चे का विकास वैसा ही होगा। अगर सुविधाएं अच्छी होंगी तो बच्चे का विकास भी अच्छा होगा। यदि सुविधाएं कम होंगी तो बच्चे का विकास भी वहीं तक सीमित हो जाता है। जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफ़ी दूर होता है। यानी कि जन्म के समय उसे समाज का कोई ज्ञान नहीं होता है। वह अत्यधिक स्वार्थी होता है। उसे केवल अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की ललक होती है तथा दूसरे के हित चिंतन की वह कुछ भी परवाह नहीं करता है। इस आयु में गुड्डा गुड़िया, खिलौने, मूर्ति और निर्जीव पदार्थ तथा पशु पक्षी मनुष्य आदि सजीव प्राणियों में कोई अंतर नहीं समझता है। वह गुड्डे गुड़ियों में और मनुष्य पक्षी में कोई अंतर नहीं समझता। उसका व्यवहार दोनों के प्रति एक जैसा ही होता है। वो गुड्डो गुड़ियों और खिलौनों को भी सजीव प्राणी समझता है। शिशु के सामाजिक संपर्क का दायरा बहुत ही सीमित होता है। यानी कि वह अपने परिवार तक ही सीमित होता है। अपने माता पिता, भाई बहन, यहाँ तक ही उसका दायरा होता है। बाल्यावस्था में प्रवेश करने के साथ साथ अधिकांश बच्चे विद्यालय में जाना प्रारंभ कर देते हैं और उनका सामाजिक दायरा अब बहुत विस्तृत बनता चला जाता है। जैसे ही बच्चे विद्यालय में प्रवेश करते हैं फिर उनका सामाजिक दायरा बढ़ना प्रारंभ हो जाता है और बढ़ता ही चला जाता है। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में अधिकतर किशोर किशोरियां अपने समवयस्क समूह यानी कि अपने ही उम्र के बच्चों के समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। यानी कि अब वो समूह में रहना शुरू कर देते हैं। उनके उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनके जो दोस्त होते हैं, उनके समूह में रहना प्रारंभ कर देते हैं। समूह के प्रति उत्पन्न भावना अब केवल गिरोह विशेष तक सीमित नहीं रहती। अब समूह तक ही वो सीमित नहीं है बालक। विद्यालय, समुदाय, प्रांत, अब उसका दायरा बढ़ रहा है। विद्यालय, विद्यालय से समुदाय में, समुदाय से प्रांत में, प्रांत से राष्ट्र तक व्यापक बनता चला जाता है। सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, परोपकार और त्याग का अद्भुत सामंजस्य इस अवस्था में देखने को मिलता है। यानी कि किशोरावस्था में इन सब चीज़ों का, सहानुभूति का, सहयोग का, सद्भावना, परोपकार, त्याग का अद्भुत सामंजस्य देखने को मिलता और ये सारे गुण उसे अपने समवयस्क समूह और सामाजिककरण की प्रक्रिया के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। सामाजिककरण की प्रक्रिया में जो सामाजिककरण के अभिकर्ता हैं, समवयस्क समूह होते हैं, विद्यालय होता है, धार्मिक संस्थाएं होती हैं, दूरसंचार के जो माध्यम होता है, उनके द्वारा ये सीखता है और इस अवस्था में उनका सामंजस्य स्थापित कर लेता है। किशोरावस्था संवेगों की
तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था है। किशोरावस्था की ये एक विशेषता है कि किशोरावस्था में संवेग तीव्र होते हैं, यानी कि जल्दी गुस्सा आना, जल्दी गुस्सा का शांत होना। ऐसे किशोरावस्था में जो संवेग होते हैं बहुत ही तीव्र हो जाते हैं। इस अवस्था में विशिष्ट रचना और सामाजिक संपर्क का क्षेत्र भी अत्यधिक विस्तृत हो जाता है। किशोरावस्था में भौतिक विशेषताओं के अतिरिक्त सांस्कृतिक, परिवार, सामाजिक, आर्थिक स्थिति, यौन संबंधी स्वतंत्रता और जानकारी इत्यादि उनकी सामाजिक रचना और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत का निहितार्थ, यानी कि वाइगोत्स्की ने ये जो सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया उसमें बालक का कैसे विकास होता है समाज के द्वारा, ये देख लेते हैं। सहयोगात्मक समस्या समाधान, उन्होंने बताया कि सहयोगात्मक समस्या समाधान करता है, यानी कि अपने विद्यालय से सहयोग प्राप्त हो या अपने समूह से प्राप्त हो या अपने माता पिता से प्राप्त हो, तो वो समस्या का समाधान इन्हीं लोगों के सहयोग से करता है। तत्पश्चात अपने शिक्षक के निर्देशानुसार और अपने शिक्षक का उसके पश्चात जो शिक्षक निर्देश देता है, साथियों की सहायता से उन समस्या का समाधान कर पाते हैं जिन्हें उन्होंने पहले अपनी कक्षा में देखा है। ये जैसे अपने साथियों की समस्या का समाधान करते देखते हैं या अपने माता पिता को देखते हुए करते हुए देखते हैं, वैसे ही बच्चा भी अपनी समस्या का समाधान करना सीख जाता है। इसमें भी अपने साथियों के साथ अंतःक्रिया करते हैं एवं अपने निर्णय पर पहुंचते हैं। शिक्षक का कार्य केवल निर्देश प्राप्त होता है, यानी कि शिक्षक केवल समस्या के समाधान में केवल बालक को निर्देश देता है। वह कक्षा पर कठोरता से नियंत्रण नहीं रखता है, यानी कि बच्चों को स्वतंत्रता होती है, कठोरता नहीं होती है। बच्चों की स्वतंत्र पूर्वक सोचने पर समस्या का समाधान करने का अवसर प्रदान करते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक सोचने देते हैं बच्चे को और समस्या समाधान के अवसर प्रदान करते हैं कि समस्या समाधान बच्चा कर सके। शिक्षक का रवैया केवल सहयोगात्मक और निर्देशात्मक होता है। वो केवल बच्चे का सहयोग करते हैं और उनका निर्देशन करते हैं, यानी कि जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है कि बच्चा अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है और वह समस्या का समाधान समाज में जैसे सभी लोगों को करते देखता है वैसे वह भी करता है। उसके बाद वह शिक्षक की जो भूमिका होती है वो निर्देशात्मक होती है। स्वतंत्रता पूर्वक उसे सोचने की और समस्या समाधान करने के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं और शिक्षक का रवैया केवल सहयोग करना होता है। ये था हमारे वाइगोत्स्की का सिद्धांत।